तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कि किस तरीके से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी फ्लरिश्ड हुई थी और किस तरीके से उसका डिक्लाइन हुआ था। डिक्लाइन कैसे हुआ था? डिक्लाइन का रीजन हमने देखा था कि आर्यंस का इन्वेजन, मतलब आर्यंस एक ट्राइब थी जो सेंट्रल एशिया से आई थी, जो अपने आप को आर्यंस डिनोट करते थे। उन्होंने इंडस के पीपल को माइग्रेट करने में मजबूर करा, उनको मारा पीटा और उनको माइग्रेट करने पे मजबूर करा। तो आज हम उसी आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैदिक एज। आज हम उन्हीं आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने वैदिक एज को फ्लरिश किया, जिसका टाइम पीरियड था 1500 से 500 BCE। तो जो आर्यंस थे वो अपने आप को अगर हम बोले तो लिंग्विस्टिक वे में, मतलब लैंग्वेज की टर्म में अगर हम डिनोट करें तो ये लोग अपने आप को इंडो आर्यंस बोलते थे। इंडो आर्यंस बोलते थे। ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है, ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है, हमारी लिंग्विस्टिक टर्म है इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो ईरानियन ब्रांच ऑफ यूरोपियन फैमिली लैंग्वेज। जो हमारे आर्यंस थे वो संस्कृत लेके आए थे, और संस्कृत जो है वो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन फैमिली की लैंग्वेज है। संस्कृत, लेटिन, जर्मन, ये सारी लैंग्वेज हमारे इंडो यूरोपियन फैमिली से लिंक करती हैं। इस वजह से हम लोग लिंग्विस्टिक वे में, अगर लैंग्वेज वे में बोले तो हम इनको इंडो आर्यंस बोलते थे। अब ये जो इंडो आर्यंस हैं, जिनको हम आर्यंस भी बोलते हैं, ये आए कहाँ से? क्वेश्चन ये आता है कि ये लोग आए कहाँ से और एकदम से हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किस तरीके से इनकी एंट्री हुई। तो अगर हम इनका ओरिजिन देखें, अगर हम ओरिजिन की बात करें इंडो आर्यंस की, तो ये लोग आए थे यूरेशिया की स्टीपीज से। ये लोग यूरेशियंस स्टीपीज से आए थे। यूरेशियंस मतलब मॉडर्न डे कजाकिस्तान और साउथ ऑफ रशिया का बीच वाला पार्ट, मतलब बीच वाले पार्ट, यूरोप के और एशिया के बीच वाले पार्ट जहाँ पे स्टीपीज ग्रो होती है, ये वहां से आए थे। ये एक पेस्टोरल थे। पेस्टोरल का मतलब होता है, ये एक पेस्टोरल ट्राइब थी जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती थी फूड और फ्लोरा, मतलब खाने और पीने की तलाश में ये लोग माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो आर्यंस थे ये एक पेस्टोरल थे, जिनका ओरिजिन माना जाता है यूरेशियन स्टीपीज से। अब ये जैसे पेस्टोरल थे तो इन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट किया सेंट्रल एशिया की तरफ। सेंट्रल एशिया मतलब अफगानिस्तान गए। देन ये अफगानिस्तान से ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एंट्री करते हैं। सबकॉन्टिनेंट में एंट्री करते हैं थ्रू द खैबर पास। खैबर पास से ये लोग एंट्री करते हैं हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, मतलब हमारे इंडिया के अंदर एंट्री करते हैं आर्यंस। खैबर पास जो है वो दो माउंटेन्स के बीच में पतला सा रास्ता है अफगानिस्तान, जो कि कंपाइल्ड करता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले रीजन को। तो ये लोग उस खैबर पास से हमारे इंडिया में आए थे। इन्होंने इंडस के पीपल को मारा और उनको माइग्रेट करने पे मजबूर किया। अब जब इन्होंने उनको हराया और माइग्रेट करने पे मजबूर करा तो इन्होंने उनके जो रीजन पे ये लोग रहने लगे, मतलब लिव्ड, जो आर्यंस जो लिव्ड करते थे वो सप्त सिंधु वाले एरिया पे करते थे, मतलब सप्त सिंधु। ये लोग इंडस को सिंधु रिवर बोलते थे। तो ये उस वाले एरिया पे लिव्ड करते थे, जो कि 7 नदियों का रीजन था, जिसमें इंडस थी, उसकी 5 ट्रिब्यूटरी थी, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, चनाब और एक सरस्वती। तो ये 7 नदियों के देश पे रीजन लिव्ड करते थे आफ्टर द डिफीटिंग इंडस वैलीज पीपल। जब उनको हराने के बाद ये लोग सप्त सिंधु वाले एरिया पे रहने लगे।
अब जैसे इन्होंने अपनी लिव्ड ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को स्टेबल किया, तो वहीं से इन्होंने अपने कल्चर को फ्लरिश करने का, अपने लिटरेचर को ओरिजिन करने के लिए इन्होंने सोचा। तो अब हम पढ़ेंगे इनकी लिटरेचर, क्योंकि जब आर्यंस अपने साथ आए थे तो वो अपने साथ वेद लेके आए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उसी लिटरेचर को पढ़ेंगे। और हम संस्कृत लैंग्वेज के कुछ टर्म्स को जानेंगे जो हम आज भी फ्लरिश करते हैं या आज भी हम यूज करते हैं। तो अगर हम इनकी वैदिक एज की बात करें तो जो वेद है वो हमारे विद वर्ड से आया है। वेद जो ड्राइव हुआ है वो विद वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नोन, मतलब जानना, जो कि कंपाइल्ड करता है या कलेक्शन करता है हाइम्स की, मंत्र की, प्रेयर्स की, चार्म्स की, सेक्रीफाइस रिचुअल्स की, क्रिमेशंस की, मतलब जो हम रिचुअल्स प्रैक्टिस करते हैं उनकी, जो कि सब कुछ को कंपाइल करता है और बनता है वेद। अब स्टार्टिंग में इन्होंने सबसे पहले अपने लिटरेचर को फ्लरिश किया था श्रुति के फॉर्म में। श्रुति मतलब होता है टू हियर, मतलब ये लोग जो इनके टीचर्स थे वो लोग वेद को, हाइम्स को, मंत्रों को बोलते थे, और जो उनके डिसिपल्स हुआ करते थे वो सिर्फ सुनते थे, मतलब ट्रांसमिटेड ओरली करते थे। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे देखा कि सब लोग भूल रहे हैं ओरली लिटरेचर्स को, वेद को, हमारी जो मंत्र हैं उन सबको भूल रहे हैं। तो इन्होंने अपना रिटन फॉर्म स्टार्ट करी, जिसमें इन्होंने अपने 4 वेद लेके आए। फर्स्ट वेद आया था हमारा ऋग्वेद, जिसको हम अर्लीस्ट कंपोजिशन मानते हैं। आज अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हमारी हिस्ट्री का सबसे रिटन एविडेंस जो मानते हैं वह हम ऋग्वेद को मानते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमारे हाइम्स आए थे, जो कि गायत्री मंत्र था, हमारा सबसे पहले कंपोजिशन हुआ था, जो कि डिटीज, सोलर डिटी, मतलब सूर्य भगवान को प्रदर्शित, मतलब उनको डिवोट कर रहा है हमारा गायत्री मंत्र। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये अर्लीस्ट कंपोजिशन थी हमारी। इसको हम फैमिली बुक भी बोलते हैं। फैमिली बुक क्यों बोलते हैं? जो वहां के ऋषिज थे या मनुष्य थे, उन्होंने सबसे पहले इस वेद की कंप्लीकेशन करी थी, जैसे ऋषिज लाइक भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र और बहुत सारे एक्सेट्रा, जो हमारे ऋषिज थे जिन्होंने अलग अलग वेद लेके आए थे, अलग अलग हाइम्स लेके आए थे, अलग अलग मंत्र लेके आए थे। तो अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के में काफी ज्यादा हाइम्स, मंत्र देखने को मिलते हैं, जिसका एक उपवेद भी था। इसका उपवेद था हमारा, उपवेद का मतलब होता है सब्सिडरी वेद, तो इसका उपवेद है हमारा आयुर्वेद, जिसका मतलब है साइंस ऑफ लाइफ एंड मेडिसिन, साइंस ऑफ लाइफ एंड मेडिसिन, इसका उपवेद, जिसमें इन्होंने नए नए जड़ी बूटियां का आविष्कार किया और अपने जीवन की, अपने जीने की क्षमता उसको और बढ़ाया। सेकंड आते हैं हम सामवेद पे। इसमें इन्होंने हाइम्स को मेलोडियस वे में गाना स्टार्ट करा, हाइम्स इन अ मेलोडियस वे। इन्होंने मंत्रों को मेलोडियस, मतलब ट्यून, सिंगिंग के पर्पज से गाना स्टार्ट करा, जहां से इस सामवेद से हमारा सबसे मोस्ट फेमस राग ध्रुपद राग जो था वो हमारा ओरिजिन हुआ था इस सामवेद में। ध्रुपद राग आया था। इसका उपवेद जो था वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ म्यूजिक, साइंस ऑफ म्यूजिक। थर्ड वेद आता है हमारा यजुर्वेद, इसमें जो ऋषिज थे इन्होंने अलग अलग, अगर हम बात करें तो अलग अलग रिचुअल्स प्रैक्टिस करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए उन्होंने दिन निकाले, जिसमें हमारे व्हाइट यजुर्वेद आते थे, व्हाइट यजुर्वेद आता था जिसको हम शुक्ल बोलते थे, और सेकंड आता था हमारा ब्लैक यजुर्वेद।
जिसको हम कृष्ण बोलते थे। शुक्ल, अगर हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो यहाँ पे ये लोग अपने रिचुअल्स प्रैक्टिस करते थे, मतलब व्रत करते थे, व्रत कथाएं पढ़ते थे और हाइम्स और मंत्रों का उच्चारण करते थे। लेकिन अगर हम ब्लैक यजुर्वेद मतलब कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो यहाँ पे ये सेक्रीफाइस मतलब बलि देते थे, जिसमें मंत्र भी थे, हाइम्स भी थे, प्रेयर्स भी थी, मैजिकल पावर्स भी थी और सब चीज थी। तो ये था यजुर्वेद। अगर हम यजुर्वेद के उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद था इसका उपवेद था हमारा गंधर्व वेद, गंधर्व वेद नहीं, धनुर्वेद। धनुर्वेद जिसका मतलब था साइंस ऑफ आर्चरीज, साइंस ऑफ आर्चरीज मतलब आर्चरीज मतलब धनुर्विद्या। इसमें धनुर्विद्या सिखाई गई थी, तो तीर कमान से करते थे। अब हम फोर्थ और लास्ट वेद की बात करें तो फोर्थ और लास्ट वेद था हमारा अथर्ववेद। जिसमें इन्होंने धीरे धीरे हाइम्स की प्रैक्टिस भी करी और विद द मैजिकल फॉर्मूलाज, इन्होंने मैजिकल फॉर्मूलाज के साथ अपनी स्टार्टिंग करी, जिसमें स्पेल्स बोलते थे, चार्म्स बोलते थे, और वो जो मैजिकल रिचुअल्स थे वो इविल गोस्ट्स को भगाने के लिए यूज हुआ करते थे। अगर हम बात करें अथर्ववेद के उपवेद की तो ये लोग मैजिकल फॉर्मूलाज का यूज करते थे, मैजिकल फॉर्मूला। अगर हम इसके उपवेद की बात करें मतलब सब्सिडरी वेद की बात करें तो इसका सब्सिडरी वेद था हमारा शिल्प वेद। शिल्प वेद मतलब साइंस ऑफ स्कल्पचर्स। ये थे हमारे 4 मेजर वेद। अगर हम और इनके लिटरेचर के बारे में जाने तो कुछ बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। फर्स्ट कीवर्ड आता है समीथा। जो कि बताता है कलेक्शन ऑफ हाइम्स, मंत्र, प्रेयर, चार्म्स एंड सेक्रीफाइस, सबका संगठन। कि जो हमारी समीथाज है उनमें सब में डिस्क्रिप्शन बता रखा है, हाइम्स का, मंत्रों का, प्रेयर्स का और सेक्रीफाइस रिचुअल का। सेकंड आता है हमारा ब्रह्मनाज। ब्रह्मनाज में हमारे रिचुअल प्रैक्टिस बता रखा है, डिफरेंट रिचुअल प्रैक्टिस कि इस रिचुअल को करने के लिए आपको ये परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और इस रिचुअल को प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस तरीके की परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा अरंकाज। अरंकाज वो होते थे जो हार्मिट्स मतलब जो तपस्वी जंगल में जाके अपनी तपस्या करते थे और अपने शिष्य को बताते थे कि हमने जंगल में ये तपस्या करी। ये एक बुक थी, इसको हम जंगल बुक भी बोलते हैं, जहाँ पे जो हर्मिट्स थे मतलब तपस्वी थे वो जंगल में जाके प्रेयर्स करते थे और अपने डिसिपल्स को बताते थे, तो वो अरंकाज में कंक्लूड होते थे। नेक्स्ट आता है उपनिषद्स। उपनिषद को अगर हम डिनोट करें तो इसको बोलते हैं जब शिष्य अपने गुरु के फीट पे मतलब फीट के सामने बैठ के, पैरों के सामने बैठ के टीचिंग ग्रहण करते थे, मतलब अपनी शिक्षा को ग्रहण करते थे, उसको बोलते थे उपनिषद। इसके अलावा भी हमारे कुछ टर्म्स थे जैसे कि वेदांता, इसका मतलब है एंड ऑफ द वेद, इसका मतलब है एंड ऑफ वेद। इसके बाद आता है हमारे वेदांगना, जिसका मतलब है लिम्स ऑफ वेद। लिम्स ऑफ वेद मतलब इसमें छोटी छोटी कमेंट्रीज स्टेटमेंट दे रखी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये लोग ग्रामर्स को व्याकरण बोलते थे, एस्ट्रोनॉमी को ये लोग नक्षत्र शास्त्र बोलते थे। एस्ट्रोनॉमी जो नक्षत्र देख के बताते हैं कि आपके नक्षत्र इस तरीके से, तो उन्होंने अपने एक बड़ी लाइन सब्स्टिट्यूशन की जगह इन्होंने एक स्मॉल वर्ड मतलब छोटी स्टेटमेंट में बात कहते थे, तो उसको ये वेदांगना बोलते थे। नेक्स्ट आता है हमारा पुराण्स, जिसमें पुराण्स का मतलब होता है ओल्ड, और इसमें इन्होंने 4 युग मतलब 4 एज को डिफाइन करा गया है।
4 एज और 4 युग उसको बताया गया। मतलब जिसमें हमारा सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है और कली मतलब कलयुग आता है। और इस पुराण से बताया है कि 4 युग को मिलाकर या 4 एजेस को मिलाकर एक महायुग बनता है। एक महायुग के अंदर 1000 महायुग होते हैं। 1000 महायुग में एक कल्प होता है, मतलब एक शक होता है। अगर हम बोले एक सेंचुरी होती है, और एक कल्प 14 महावंतराज में रहता है। महावंतराज का मतलब होता है 14 स्पेसिफिक मनुज, मतलब ऋषि, 14 स्पेसिफिक मनु या ऋषिज। तो ये थी हमारे आर्यंस की लिटरेचर, जो कि वो संस्कृत लैंग्वेज में कंपाइल्ड करते थे। अब ये लोग लिखते कहाँ थे इन सारे लिटरेचर्स को? तो अगर हम बात करें तो लिखने का, तो ये लोग लिखते थे पेड़ की ब्रांच पे, मतलब उनके तनों की जो छाल होती है उन पे लिखते थे, और अपनी उसको प्रिजर्व करके बांध के सूत के धागे में प्रिजर्व करके अपने पास रखते थे। तो ये थी हमारी वैदिक लिटरेचर। अब हम बात करते हैं, उन्होंने लिटरेचर को फ्लरिश कर दिया, अब उन्होंने कल्चर अपना फ्लरिश किया। तो अगर हम वैदिक कल्चर के बारे में बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अर्ली वैदिक एज, जो कि 1500 से 1000 BCE के अंदर थी, जिसके अंदर हम जानेंगे कि कैसी इनकी सिविलाइजेशन थी। मतलब अर्ली वैदिक कल्चर क्या था। अगर हम अर्ली वैदिक कल्चर की बात करें तो यहाँ पे कैटल रियरिंग होती थी, मतलब यहाँ पे पशुपालन होता था, और यहाँ पे जो कैटल थी वो मेजर ऑफ वेल्थ, मतलब मेजर ऑफ वेल्थ, जिसके पास जितनी कैटल उसको उतना ज्यादा अमीर समझा जाता था। यहाँ के जो ट्राइबल थे, जो ट्राइबल सोसाइटी थी एक, जहाँ पे जो जनाज होते थे, एक ट्राइबल सोसाइटी थी जहाँ पे किंग होता था राजन, या जिसको हम गोपति बोलते थे, जिसका काम क्या होता था? जिसका काम गायों की रक्षा करना और अपने कबीले की रक्षा, मतलब ट्राइबल्स की रक्षा करना था। अगर हम इनकी बात करें यहाँ की विमेन्स की कंडीशंस कैसी थी, तो यहाँ पे विमेन्स जो थी वो हायर एजुकेशन गेन कर रही थी, हायर एजुकेशन थी विमेन की, और उनका स्टेटस काफी ज्यादा हायर था। वो सभा समितिज में पार्टिसिपेट करती थी और काफी ज्यादा प्रिविलेजेस एंजॉय कर रही थी। अब अगर हम बात करते हैं, जो ऋग्वेद है वो हमारे अर्ली वैदिक एज का ही पार्ट है, जहाँ पे सारे मनुज जो कि ट्राइबल सोसाइटी में रहा करते थे और अपने डिफरेंट मंत्रों का, हाइम्स का उच्चारण करते थे। सेकेंड इनका कल्चर आता है लेटर वैदिक एज, जिसका टाइम पीरियड था 1000 BCE से लेके 500 BCE। अगर हम इनकी इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब लैंड। ये लोग लैंड पे मेजर ऑफ वेल्थ करते थे, मतलब जिसके पास जितना ज्यादा लैंड वो उतना ज्यादा अमीर। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट इनकी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो काफी ज्यादा रिजिड थी, मतलब यहाँ पे रिजिड कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता था, कास्ट सिस्टम को फॉलो किया जाता था बेस्ड ऑन देयर बर्थ, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जन, शूद्र, ये जन्म से इनका अधिकार था। अगर हम इनकी पॉलिटी की बात करें तो यहाँ पे एक किंग हुआ करता था जिसको ये लोग राजा बोलते थे, और उसकी अपनी एक टेरिटरी होती थी। यहाँ पे जो लोग लड़ रहे थे वो लैंड के लिए लड़ रहे थे, मतलब जिसके पास जितना ज्यादा लैंड वो उतना ज्यादा पावरफुल। तो किंग अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए मार पीट करता था और एक दूसरे के लैंड को ऑक्यूपाइड करने में करते थे। यहाँ की अगर बात करें विमेन की स्टेटस की, तो यहाँ पे जो विमेन का जो स्टेटस था वो डिक्लाइन हो चुका था।
ना उनको बोलने की आज़ादी थी, ना उनको पढ़ने की आज़ादी थी, इवन उनको ना संस्कृत बोलने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था, ना किसी चीज़ का भी अधिकार था। उनका काम ये था कि वो हाउसवाइफ है और वो अपने घर को संभाले। तो यहाँ पे जो अगर हम बोले तो यहाँ पे जो विमेन की जो स्टेटस थी वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम ऋग्वेद, यहाँ पे क्या क्या कंपोजिशन हुई थी, तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हमारा इसी एज में कंपाइल्ड हुआ है। तो ये था हमारा वैदिक एज के बारे में, जिसमें हमने आर्यंस के बारे में पढ़ा और देखा कि कैसे उनकी लिटरेचर थी और किस तरीके से उन्होंने अपनी कल्चर को फ्लरिश किया। और आगे चल के ये जो जनपद थे, ये जो जनास थे, मतलब जो ट्राइबल सोसाइटी है, वो किस तरीके से जनपद में कन्वर्ट हुए और किस तरीके से अब वो महाजनपद में कन्वर्ट होंगे। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो महाजनपद से हम जानेंगे कि किस उस टाइम पे, अगर हम बात करें 6th सेंचुरी BCE की बात करें, तो उस टाइम पे कौन कौन से महाजनपद थे, वहाँ पे क्या पॉलिटिक्स थी, या क्या सोसाइटी थी, क्या एडमिनिस्ट्रेशन थी, और उस टाइम पे सबसे प्रोमिनेंट महाजनपद क्या था। तो आज के लिए बस इतना ही।